नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और आवाज वगैरह बता दीजिए, सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल भाई, सभी को नमस्कार। आवाज सब कुछ ठीक है? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, जहां से कल हमने क्लासें बंद की है, दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहे हैं और ऐसे टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हमको समझ में आने चाहिए। ऐसे टॉपिक है। तो कल की क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि भाई हमें क्या करना है, एक एक तत्व को लेना है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो देखिए, कल हमने आपको दो तीन चीजें बताई थी, उसको मैं वापस से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अगर परमाणु उदासीन है, ध्यान से सुनना, यदि दोस्तों यदि परमाणु जो है वो उदासीन है, ध्यान से सुनोगे, हम बात कर रहे थे उदासीन परमाणु के लिए। अगर परमाणु उदासीन है तो उसका परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों उदासीन परमाणु के लिए ये तीनों चीजें हमेशा बराबर रहती है। यदि परमाणु उदासीन है तो उसके लिए ये तीनों चीजें क्या होती है, बराबर होती है। तीनों चीजें बराबर होंगी। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा लीजिए, या फिर द्रव्यमान की जगह पे प्रोटॉन की संख्या में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा लीजिए, या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लीजिए। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही तरह के हैं। हाँ भाई देखिए, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज नोट कराई थी कि परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो है हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहता है। जहां जहां परमाणु क्रमांक आएगा वहां वहां पे आपको प्रोटॉन की संख्या लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एटॉमिक मास ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, तो दो फॉर्मूले हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख दो, या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख दीजिए, या दोस्तों इस फॉर्मूले को हम प्रोटॉन की जगह पे परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। मैं एक चीज बार बार मैं बोल रहा हूं कि जहां जहां परमाणु क्रमांक आए वहां वहां आप प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हो, और जहां जहां प्रोटॉन की संख्या आए वहां वहां पर परमाणु क्रमांक आप लिख सकते हो। ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। इतनी सी चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई। कल मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सिखाया था, वो भी काम में आएगा, वो भी काम में आने वाला है, याद कर लीजिए दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने सिखाया था ऑफ-वाउ के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है। सर कितना याद रखे? इतना याद रखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इतने तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रख लेना, डायरेक्ट याद रखना इतना। तो इससे फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आगे करते जाएंगे।
क्लियर है यहां तक की चीजें? ये कल बताया है मैंने। अब मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों से समझाऊंगा। आपको मैंने एक जिम्मेदारी दी है, क्या मेरा भाई? आपको 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक अच्छे से याद कर लीजिए और आगे की चीजें मैं देखता जाऊंगा। ठीक है भाई? ठीक है सर। अब सुनिए, अब आज की क्लास शुरू होती है। हम एक एक उदाहरण लेके चीजों को समझेंगे। मेरे पास पहला उदाहरण है, क्वेश्चन है, उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण ले लेके समझाऊंगा, समझ लेना। एक उदासीन परमाणु एक उदासीन परमाणु, कल का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक उदासीन परमाणु सोडियम में निम्न चीजें, निम्न को बताइए। क्या क्या चीजें आपको बतानी है, ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास एक उदासीन परमाणु सोडियम है और उसमें हमको ये चीजें हमको बतानी है। क्या क्या चीजें बतानी है सर? ध्यान से सुनना दोस्तों। सोडियम से मैं, जैसे अभी तो मैंने यहां सोडियम लिख दिया, आगे वो कुछ भी नाम ले सकता है यार, वो उसकी मर्जी है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूं, सोडियम, फिर आपको मैं हाइड्रोजन ले लूंगा, फिर हीलियम, फिर लिथियम। आप मेरे 2-3 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होती चली जाएगी। अब सुनो मेरी बात। एक तो आपको क्या क्या बताना है। नंबर 1, सबसे पहले उसका प्रतीक बताओ। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 पर उसका परमाणु क्रमांक बताओ। ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, 1-2 समझ लो, मजा आ जाएगा। परमाणु क्रमांक बताना है। तीसरे नंबर पर परमाणु क्रमांक आपको पता ही है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो उसमें प्रोटॉन बता देना। प्रोटॉन की संख्या बतानी है आपको। चौथे नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉन बताना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देनी है। जो जो पूछूं वो बता देना, सीधी सी बात है। पांचवें नंबर पे आपको उसकी द्रव्यमान संख्या बतानी है, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या बताना है आपको। एटॉमिक मास बताना है। छठे नंबर पर उसमें आपको न्यूट्रॉन निकाल के बताने हैं। जितने क्वेश्चन पूछूं उनके जवाब देने पड़ेंगे आपको। न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। सातवें नंबर पे फिर आपको लगाना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। इसके बाद आठवें नंबर पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। भैया सीख लीजिए, यदि आप 2-4 क्वेश्चनों को ऐसे करने सीख जाओगे ना, समझ लीजिए। अभी रुकिए, अभी तो मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत करो, अभी रुकिए। आपको बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। सुनिए, अभी तो आप थोड़ा समझिए। फिर उसके बाद में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने हैं। आप जानते हो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी आप थोड़ा धैर्य रखो। अभी आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने हैं। हर चीज सीखेंगे। इसके बाद में उसकी आपको संयोजकता भी बतानी है।
अभी हम स्टार्टिंग में इन 10 क्वेश्चनों के जवाब देंगे, हर चीज को सीखेंगे और इन 10 क्वेश्चनों के जवाब देंगे। जब आप पे 10 क्वेश्चन आ जाए तो 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है ये आपको तब समझ में आएगा जब आवर्त सारणी पढ़ोगे। देखो, यहां से आगे के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, लेकिन ये बाद में बताऊंगा अभी। जैसे आवर्त सारणी में स्थिति बतानी है आपको, सोडियम की आवर्त सारणी में स्थिति, लेकिन अभी हमने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है इसलिए ये क्वेश्चन बाद में रखना। इसके बाद 12वें नंबर पे सोडियम के भौतिक गुण भी बताने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगी। और भैया 13वें नंबर पे आपको इसके रासायनिक गुण भी बताने हैं, रासायनिक गुण। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को बार बार काम में लूंगा, इस क्वेश्चन को मैं बार बार काम में लूंगा, बस नाम बदलते चलेंगे। हो सकता है अभी मैं सोडियम के लिए बात कर रहा हूं, फिर इस जगह पे मैं क्लोरीन ले लूंगा, कुछ के जैसे वो नाम बदल के ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि परीक्षा में एक तत्व से 13 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज, और इतनी मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 2-4 दिन और अच्छे से पढ़ लिए तो आपको जीवन में केमिस्ट्री बहुत सरल लगने लग जाएगी। सुनो आराम से यार। मदन भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब सुनो आराम से दोस्तों, ये हमारा चीजें हैं और इन्हीं चीजों से बता देंगे अभी थोड़ा सा। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, ये हमारा सोडियम है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे नाम बदलते चलेंगे और इन 13 क्वेश्चनों के जवाब हमको देते चलना है। जैसे मैं हाइड्रोजन लिख दूंगा, मुझे इन 13 क्वेश्चनों के जवाब देना है। मैं यहां पे हीलियम लिख दूंगा, इन 13 क्वेश्चनों के जवाब चाहिए। मैं यहां लिथियम लिखूंगा, इन 13 क्वेश्चनों का जवाब चाहिए मुझे। नोट कर लो, अगर आप इन 13 क्वेश्चनों का जवाब देने सीख गए, समझ लीजिए आपकी रसायन विज्ञान तैयार हो चुकी है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी भाई को? स्टार्ट करूं मैं? चलो भाई, सबसे पहले ये यही रहेगा, ये हमारी मेन स्क्रीन रहेगी, हर दिन यही रहेगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उत्तर, हर चीज का एक हमें उत्तर लाना है। सबसे पहले हमारी बात जो हो रही है वो है उदासीन परमाणु सोडियम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका प्रतीक। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं, कल भी हमने दिया है, कोशिश कर रहे हैं प्रतीक। तो दोस्तों सोडियम 11वें नंबर पे आता है, प्रतीक इसका Na होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है। इसलिए सोडियम को Na इसलिए लिखा है, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम होता है। एक वीडियो मैंने डाली है, देख लेना भाइयों, लैटिन नामों की। सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, नेट्रियम है। इसलिए सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, इसलिए हमने सोडियम का लैटिन नाम हो गया नेट्रियम, इसलिए इसका प्रतीक जो है वो आता है Na। ठीक है, यहां तक की बात सुनो आराम से। अब दोस्तों ध्यान से समझो, ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। अब मैं एक एक करके यहां लिख देता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। क्लियर, तीनों चीजें बराबर होंगी। हाँ सर, कल बताया है उदासीन परमाणु में ये तीनों चीजें बराबर रहती है। ठीक है सर। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, ए माइनस जेड कर दो। ए इसको बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं ए है 23, परमाणु क्रमांक कितना 11। तो भाई साहब इस तरह से सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आती है 12। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गई। देखो ये सब चीजों को उत्तर आ गया। प्रतीक हमने बता दिया है सोडियम का, परमाणु क्रमांक हो गया 11, प्रोटॉन हो गए 11, इलेक्ट्रॉन भी हो गए 11, द्रव्यमान संख्या 23 यूनिफाइड होती है। सोडियम की द्रव्यमान संख्या ये रही ना ऊपर देखो, सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है, सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 यूनिफाइड है। ये है एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है 23 है। तो यहां तक हो गया। न्यूट्रॉन हमने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां से आगे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां से आगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों ध्यान से सुनना प्लीज। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को जो समझ गया ना मजा आ जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां लिख देते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे 11 तक करना है। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 11 है, इसलिए हम वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 समझो, और अब आएगा 3s1। मेरी बात को समझो प्लीज। मैंने आपको बताया है मुझे 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ये बात मैं आपको कल भी बताई है और आज क्लास शुरू करने से पहले भी बताई है। इसको अपनी दीवार पे लिख दीजिए प्लीज। देखो ये 30 तक, इससे हम 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए 4 और 6 ये हो गए 10। अब आपको 11 चाहिए ना, तो 3s में आपको एक ही रखना, नहीं तो 12 हो जाएंगे। 12 हो जाएंगे, 2 लोगे ना 3s2। देखो अगर आपने, समझो मेरी बात, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? तो समझो यहां से शुरू करो, 1s2 2s2 2p6 और देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉन देखो 2, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 6 10। अब 10 तक तो हो गए दोस्त। अब मुझे कितना चाहिए? एक। तो 3s तो लिखना तो पड़ेगा 3s, लेकिन इसमें 2 मत लिखना है, 12 हो जाएंगे। फिर तो 2 लिखेगा तो 12 हो जाएगा। इस बात को समझो, 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आपने यहां 2 लिख दिया तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 2 2 4 6 10 और 2 12। अब यहां पे 2 मत लिखना, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पे 2 नहीं लिखना है दोस्तों। अगर 12 नहीं करने, 11 ही तो करने। तो 11 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1 करना। s में एक भर सकते हैं, 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 2 भी भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। s में दोस्तों जब s आए तो s में एक भर सकते हैं, भर सकते हैं। सर s में 2 भी भर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। s में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, s में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। दोस्तों सच बता रहा हूं, अगर ये रसायन विज्ञान अगर आपको यहां से नहीं समझ में आई तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रसायन विज्ञान सिखा देगा। और मुझे इतना विश्वास है कि रसायन विज्ञान आपको 100% समझ में आएगी। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं उतनी उतनी सी मेहनत आप कर दीजिए बस। क्लियर है? तो वापस आते हैं। सर ठीक है, समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 ही तो करना, 11 तक ले आओ।
1s2 2s2 2p6 3s1। एक चीज समझने की कोशिश करो दोस्तों, समझा रहा हूं। ये नीचे ना, ये नीचे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर कक्षा को दिखाता है, पहली कक्षा, ये कक्षा को बताता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा, ये कक्षा है, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है। ये नीचे वाला नंबर कक्षा को दिखा रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरी कक्षा है, कक्षा है। तो थोड़ा समझो प्लीज, प्लीज समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आपको पता है पहली कक्षा का नाम के होता है, के। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरती है, ठीक है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा, ये दो बार है दूसरी कक्षा, तो इसलिए इसको एक साथ लिखना है। दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। एल, दूसरी कक्षा का नाम है एल, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा का नाम है एम, तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा में 2 से ज्यादा भर भी नहीं सकते पहली कक्षा में, तो नियम है। सर दूसरी कक्षा में 8, 2 से ज्यादा दूसरी कक्षा में बिल्कुल 8 भर सकते हैं, और 8 से ज्यादा दूसरी कक्षा में भर भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मीकांत, अगर बीच में से आप लाइव आए हो मत आइए। आपसे मेरा पर्सनली निवेदन है कि जो क्लासेस छूट गई ना उनको पूरा करो, फिर लाइव आओ। बिल्कुल भाई मदन, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ये वाला, इससे ये लिखा है। अब हम इसका एक चित्र बनाएंगे, इसका एक चित्र बनाएंगे, समझना दोस्तों, इसका एक चित्र बनाते हैं। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, जैसे अभी हम यहां पे एक एक करके बनाते हैं। ये हमारा नाभिक है, ठीक है, और ये नाभिक हो गया। इसके बाद में ये हमारी पहली कक्षा, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये हमारी तीसरी कक्षा। दोस्तों बीच में ये नाभिक है, बीच वाला नाभिक है, ये नाभिक है, इसके प्लस लिख देता हूं। ये नाभिक है, बीच वाला तो नाभिक है। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिक्स है। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिक्स है। इसका नाम होगा के, कक्षा का नाम है के। दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दूसरी कक्षा है एल, और ये तीसरी कक्षा का नाम है एम। तीसरी कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरी कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
तीसरी कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि में 2 भर सकते हैं, एल में 8 और एम तीसरी कक्षा में 1। यही तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही था दोस्त। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, संजय कुमार जी, क्लास जिस दिन से भी हमने बैच शुरू किया है उसी दिन से 8 बजे से चल रही है। तो कोशिश किया करो कि 8:05 पे आप जुड़ जाइए। और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, किस किस के पास में नहीं आ रहा, मुझे मैसेज डाल दो। और 8 बजे का लाइव का टाइम है, तो इसका मतलब 8 बजे का ही है, कोई टेंशन मत करिए आप। तो भले 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है। और जैसे 8 बजे आप देख लिया करो, 8:05 पे आपको पक्का लाइव मिल जाती है। क्लास का जो टाइम है वो 8 से 9 का है, 9:10 तक चल सकती है। क्लास जो है हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ रहता हूं तो मैं सैटरडे को भी क्लास लेता हूं। बाकी का हमने फिक्स किया है मंडे टू फ्राइडे, सवा घंटे हम क्लास करते हैं। तो 1 घंटे की बजाय अब अगले वीक से हम थोड़ा सा इसको 1 की जगह सवा घंटा कर देंगे, और वीक में हम 5 क्लास रखते हैं मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि इधर यूट्यूब पे भी क्लास होती है, कुछ पुराने बैच भी चल रहे हैं, तो ये है 1-2 दिन मैटर को भी तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है सोडियम का। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से जवाब देना। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये बाहरी कोश बोलेंगे इसको, ये है बाहरी कोश। दोस्तों ये सोडियम का बाहरी कोश है। ध्यान से सुनना दोस्त प्लीज। सोडियम के बाहरी कोश में दोस्तों, सोडियम के बाहरी कोश में मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के बाहरी कोश में, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। आपका जवाब होगा मित्रों कि सोडियम के बाहरी कोश में गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाहरी कोश में पक्का कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ठीक है, यहां तक की चीजें हमको समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 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 सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ध्यान से सुनना, सोडियम में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, देखो इसका उत्तर क्या होगा, मेरी बात को समझो। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही लिख लो, ये परिभाषा, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों ये परिभाषा याद कर लो, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। एक बार है ना। हाँ भाई, सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूं, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस परिभाषा को याद कर लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों क्लियर कर लो ये बड़ी चीज। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह ही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एक बात और अच्छे से सुनिए दोस्तों, मेरी बात को सुनो। जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है तो वो बाहरी कक्षा से होती है। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो वो बाहरी कक्षा से त्यागा जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो बाहरी कक्षा में आके जुड़ेगा। तो कहने का मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं की लेन देन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक नोट यहां लिख दूं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ही, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ही हम त्याग सकते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ती है, अगर कभी जरूरत पड़ती है कि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो वो बाहरी कक्षा से ही त्यागा जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है वो बाहरी कक्षा से होती है। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को तो हमने बोल दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कोर। देखो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है मित्रों, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और बचे कुछ अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। अंदर जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। यहां तक मुझे लगता है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने किस किस चीज का उत्तर दे चुके हैं हम, आप एक बार देखो तो सही। दोस्तों हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। इसके साथ साथ हमने कोर इलेक्ट्रॉन और बता दिए। अब लास्ट चीज है हमारी संयोजकता। हर तत्व के बारे में हमें ये 10 क्वेश्चनों का जवाब देना है।
आवर्त सारणी वाली जो चीजें है वो आपको आवर्त सारणी में ही समझ में आएगी। तो दोस्तों अब हम एक बात करेंगे संयोजकता की। संयोजकता समझना पड़ेगा, मैं लिखा रहा हूं संयोजकता। हम लिख रहे हैं संयोजकता। इसकी थोड़ा परिभाषा समझिए। संयोजकता देखिए दोस्तों, बैलेंस बैलेंस ही बोलते हैं संयोजकता। मेरी बात को सुनो, दो तीन नियम है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई तत्व स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, कोई भी तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, जो तत्व स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व है दोस्तों और वो स्थायी होना चाह रहा है, सर कैसे पता चलेगा वो स्थायी होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा है? तो मैं बता रहा हूं, ऐसे समझो। स्थायी हम उसको मानेंगे, सुनो 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 आराम से, इसको मिटा देंगे। जैसे ये हमारा नाविक है, ये पहली कक्षा है। दोस्तों मेरी बात को आप समझते चलना। अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी है। समझो, कोई चीज स्थायी है या नहीं है कैसे पता करोगे आप? इसका पता ऐसे करना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर पहली कक्षा की बात हो रही है, अगर पहली कक्षा की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन बड़ा स्थायी माना जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 है तो वो स्थायी हो जाएगा। अगर पहली कक्षा की बात चल रही है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी माना जाएगा। ठीक है सर। सर अगर कक्षा दूसरी आगे आने दो। दोस्तों दूसरी कक्षा में हम स्थायी तभी मानेंगे जैसे दूसरी कक्षा शुरू हुई, तो अगर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों पहली कक्षा में 8 होने चाहिए स्थायी होने के लिए। स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए पहली कक्षा में 2 होने चाहिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद दूसरी कक्षा में सर, अगर आप दूसरी कक्षा पे जा रहे हो तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन। और सर आप तीसरी की बात करूं मत करो भैया, मेरी बात को समझना। पहली कक्षा के एक अपवाद है, पहली कक्षा पे 2 का नियम चलेगा। बाकी हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। दोस्तों बाहरी कोश में पहले भी लिखा था मैंने, बाहरी कोश में पहली कक्षा को छोड़ दो, पहली को छोड़ दो, पहली पे तो 2 का ही नियम चलता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहली कक्षा पे तो 2 का ही नियम चलता है। पहली कक्षा को भूल जाइए, 2 का नियम चलता है। उसके अलावा बाहरी कोश में, मान लीजिए ये बाहरी कोश है, बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाहरी कोश में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हो सकते हैं, चाहे कक्षा कोई सी भी हो, चाहे कक्षा कोई सी भी हो, कोई सी भी हो।
चाहे कक्षा कोई सी भी हो, बाहरी कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। पहली कक्षा को छोड़ देना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का नियम चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन का नियम चलता है। बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझना है। दिक्कत आएगी कभी कभी, कहीं कहीं तो दिक्कत आएगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। संयोजकता का मतलब है हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा को छोड़ दो, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा पे 2 का नियम चलता है। देखो मेरी बात को फिर सुनो, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 हो। वो 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है, 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है, वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। बाहरी कोश में 8 करने हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे, ले ले या दे दे, ले ले या दे दे, 8 करने बाहरी कोश में, यही संयोजकता है। फिर सुनो, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा में 2 का नियम चलता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है, वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो दोस्तों लिख देता हूं मैं, वापस से लिख देता हूं, संयोजकता, संयोजकता, बैलेंसी। दोस्तों देसी भाषा में लिखूंगा, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में, कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा में 2 का नियम चलता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का नियम चलता है, नियम चलता है। पहली कक्षा में 2 है तो वो स्थायी माना जाता है। दोस्तों वापस आते हैं उसी परिभाषा पे। हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बाहरी कोश में, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की, जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, वही उसकी लेन देन होती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। दोस्तों पहली कक्षा पे 2 का नियम चलता है, बाकी हर
तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी संयोजकता प्लस में, तो उसकी संयोजकता प्लस में होती है, उसकी संयोजकता प्लस में होती है, त्यागता है। तो अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसकी संयोजकता प्लस में, और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसकी संयोजकता माइनस में, तो उसकी संयोजकता माइनस में होती है। भैया ये बात कभी कभी कुछ कुछ भाइयों के नहीं समझ में आती है, तो भैया ये समझने वाली चीज यही है। देखो समझो बार बार इस बात को। मान लीजिए मेरे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास 2 कंडीशन है, मुझे कैसे भी करके 8 करने हैं। पहली कक्षा जब भी आ जाए, सुनो मेरी बात को, इस बात को आप अच्छे से समझो, और बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी। पहली कक्षा जब जब आ रही हो तो 2 देख लेना, भाई कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि यार पहली कक्षा आ रही है और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े और पहली कक्षा जाए, मजा आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस। तो अगर पहली कक्षा की बात होगी, इसको थोड़ा भी समझिए, फिर बहुत सारे उदाहरण कराऊंगा, वो क्लियर हो जाएगा। पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन होने का नियम लागू होगा, बाकी हर तत्व चाहता है कि बाहरी कोश में यार 8 हो जाए, मजा आ जाए। तो अब 2 ही चीज है, मान लो हो सकता है कि आपके पास 6 है तो 2 ले लो, 7 है तो 1 ले लो, 8 है तो न तो देना न लेना, 8 चाहिए, 5 है तो 3 ले लो। अब समझो बातों को, सीधी सी बात है, अगर कोई तत्व है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दोस्तों अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो संयोजकता आगे लिख दूं अगले पेज में। अगले पेज में लिख रहा हूं, देखो अगले पेज में लिख देता हूं आराम से। जैसे कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, पहले त्यागना लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो संयोजकता जो होगी ना, संयोजकता वो +1 होगी। संयोजकता क्या होगी? +1। अगर दोस्तों कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, संयोजकता +2 होगी। कोई तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 4 से ज्यादा नहीं करता कोई लेन देन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो संयोजकता +3 होगी। अगर कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो संयोजकता +4 होगी। अगर दोस्तों कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो संयोजकता होगी -1। अगर कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
ले रहा है, लेने वाला तो ऋणी रहता है यार, जो लेगा वो ऋणी रहेगा हमेशा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो संयोजकता -2 होगी। और यदि कोई तत्व 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपने लेवल पे लेन देन हम 4 की करेंगे, फिर आगे 5 की भी हो जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में -3। और अगर कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो संयोजकता -4। अभी तक हम जो हमारी बेसिक साइंस होती है उसमें हम संयोजकता +4 -4 तक ही करेंगे। होने को +5 भी होती है, +6 भी होती है, +7 भी है। तो वो चीजें हैं, विशेष परिस्थितियों में है वो काम, वहां तक अभी हमें नहीं जाना है। तो ये है संयोजकता की बात। अब दोस्तों मैं वापस आता हूं सोडियम के पास। अच्छे से समझना दोस्तों, सोडियम से ही तो समझ में आएगी बातें। अब हम आते हैं सोडियम पे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छे से सुन लो भाई, 2 मिनट अच्छे से सुन लो। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, जैसे सोडियम की मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों हमारे सोडियम के बाहरी कोश में, सोडियम के बाहरी कोश में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छे से देखना, सोडियम ही पूरी कहानी को क्लियर कर जाएगा। सर सही कह रहे हो आप, तो सोडियम के बाहरी कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात को सुनो, आपको बार बार ये गोला गोली बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार गोला गोली बनाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, सेकंडों में उत्तर आएगा। अभी तो ये तो थोड़ा समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, नहीं तो सेकंडों में उत्तर देने लग जाओगे आप। अब वापस से सोडियम के पास आ रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब देखो लास्ट, जैसे हम सोडियम की संयोजकता निकालनी है हमको, सोडियम ही ले रखा है हमने उदाहरण में। सर हमें तो, हमारे पास सोडियम है और हमें सोडियम की संयोजकता निकालनी है। हमें तो सोडियम की संयोजकता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? आप गोले को छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी चाहो तो हम बना लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ऐसे समझो, आप गोला मत लगाओ। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यही है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 1। इसी से हो जाएगा काम। अब देखो, हमें पता है सोडियम की ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। ये बाहरी कोश है, गोला लगा लो, ये बाहरी कोश है, ये बाहरी कोश है। तो 1 मिनट अच्छे से देखो, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? अब सोडियम अभी स्थायी नहीं है, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, सुन लो थोड़ा सा दोस्तों। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम है KLM। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ये देख लो या ये देख लो, एक ही बात है। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्थायी नहीं है, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी नहीं है। तो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे,
या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, समझो बात दोस्तों, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बहुत अच्छे से समझना, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक कक्षा हट जाएगी। अगर मान लीजिए उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक कक्षा हट जाएगी, ये कक्षा क्या हो जाएगी, हट जाएगी, हट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक कक्षा हट जाएगी। अब देखो बाहरी कोश में कितने आ गए, 8 आ गए। बाहरी कोश में ऐसा ही तो करना चाह रहा था ये सोडियम। वापस समझो, अब एक बार प्लीज 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 वापस समझो, मजा आ जाएगा। और अगर सच में आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो अपने सभी मित्रों के साथ ये बात शेयर कर दीजिए। देखो, अगर आपको सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, सर हमने एक नियम पढ़ा था कि भाई बाहरी कोश में 8 होना चाहिए, तब मौज आती है, तब वो स्थायी हो जाता है। तो भाई सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है, स्थायी होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये कक्षा ही हट जाएगी, ये कक्षा ही हट जाएगी, ये कक्षा हट जाएगी और कक्षा हट जाएगी। देखो अब बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और 8 हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। लेकिन स्थायी कब हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। ये स्थायी कब हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, 10 10 10, मतलब ये नियोन का रूप ले लेता है। प्लीज, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। ये नियोन का रूप ले लेता है क्योंकि 10वें नंबर पे नियोन आता है, नियोन नियोन नियोन, बताऊंगा अभी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, स्थायी तो हो गया ये, 2 और 8 10 10, पहली कक्षा में 2 तो बच गए, बाहरी कोश में 8 आ गए। तो इसने, इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। पहले 11 थे, अब बच गए 10। इसने नियोन का रूप धारण कर लिया। ये लाइन बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनना। 10वें नंबर पे नियोन आता है, इसने नियोन का रूप धारण कर लिया और ये स्थायी हो गया। समझो, ये वाली बात है। अब दो कंडीशन है, ध्यान से सुनो। सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो कंडीशन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। दो स्थिति है इसके पास में। सोडियम के पास दो कंडीशन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ओ भैया क्या खुल रहा है, भैया ये टेक्निकल जमाना है, पता चले कभी कुछ खुल जाए। दोस्तों, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 7 ले ले, 8 करना है। बाहरी कक्षा में जुगाड़ करना है, 8 करना है। तो या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के स्थायी हो जाए या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हो जाए। तो आप भी समझ रहे हो 7 इलेक्ट्रॉनों में दिक्कत आएगी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ऐसे में सही कंडीशन है, यहां पर मैं लिख दूंगा, सोडियम स्थायी होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सोडियम, मजा आ गया आज तो सर। सोडियम स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता, इसलिए इसकी संयोजकता, इसलिए इसकी संयोजकता, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होती है। इसलिए इसकी संयोजकता +1 होती है। जब तो आपने देखा होगा दोस्तों, सोडियम की मुंडी पे, सोडियम की मुंडी पे आपने +1 देखे हुए गो, सोडियम की मुंडी पे आपने +1 देखे हुए गो। ये +1 इसीलिए आता है, ये +1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। तो ये थी कहानी टोटल आज के प्रश्न की। आज की वीडियो को आप 2 बार देखना, कल इसी तरह का एक उदाहरण में और लूंगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप नोट कर लेना अपनी। भैया देखो, ये आज की क्लास विशेष परिस्थितियों में हुई है,
मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है हमारी, लेकिन शनिवार है, आज क्लास ले ली, कोई बात नहीं, हनुमान जी का वार है, हाथ जोड़ दीजिए। पता नहीं आप बाद में वीडियो देखते हो तो आपका सोमवार हो जाता है किसी दिन। तो बाकी का बात यह है कि कल और परसों 2 दिन क्लासें नहीं होंगी, और उसके बाद में आ, अगली जो क्लास है वो हम मंगलवार के दिन करेंगे, और अच्छे से करेंगे मंगलवार के दिन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप मेरे कहने से 2 बार देखना, मजा आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आवर्त सारणी जो बात है, ये जो आवर्त सारणी वाली जो बात है, प्लीज इसको मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो आवर्त सारणी की जो कहानी है, 1 मिनट, ये आवर्त सारणी वाली जो बात है, ये अभी मैं आपको बता दूं, एक आवर्त सारणी लेके आ रहा हूं। पेरियोडिक टेबल लेके आ रहा हूं। अब जैसे एक छोटी चीज सुनो, जैसे ये मैंने आपको एक आवर्त सारणी ला दी यहां पे समझने की कोशिश करना दोस्तों। जैसे ये आवर्त सारणी में यहां लाया, थोड़ा सा ये आवर्त सारणी है, दिख रही होगी। तो दोस्तों अभी इसको मैं सिखाऊंगा, आगे बहुत वक्त है इसको सीखने में, लेकिन जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपसे पूछता है कि भाई सोडियम की स्थिति बताओ, तो सोडियम यहां है ये, तो आपसे क्या क्या पूछता है मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा बता दूं। तो ये है वर्ग नंबर 1, ये वर्ग नंबर 1 है, एक पहला वर्ग है, ये पहला ग्रुप है, समूह। तो अगर हमसे पूछे कि भाई सोडियम कहां है, तो आपको बोलना पड़ता है पहले समूह में है ये वर्ग नंबर 1 है, इसको बोलते हैं समूह। और जब हम इसको ऐसे देखते हैं ना, यू यू देखते हैं, आवर्त सारणी को यूं देखते हैं, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये आवर्त है। तो अगर वो ऐसे देखो जब, तो इसको हम बोलते हैं समूह। जब हम इसको ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये तो बोलेगा समूह। तो अगर सोडियम की बात करूं, अगर हम सोडियम की बात करें, तो ये इसका समूह जो है वो पहला है, समूह नंबर 1। और आवर्त पूछता है तो आवर्त नंबर तीसरा बताना पड़ता है, आगे आवर्त सारणी का ज्ञान हो जाएगा, मैं बता दूंगा। समूह नंबर 1 है, समूह नंबर 1। हाँ भाई, जैसे हम अगर सोडियम की बात करना चाह रहे थे, तो सोडियम जो है समूह नंबर 1 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1 है इसका। ऐसे जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये इसका ग्रुप है, तो सोडियम जो है ये पहले ग्रुप में आता है, ऐसे बोलना पड़ेगा हमको। और इस तरह से जब हम देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये इसका आवर्त होता है। तो हमारा जो सोडियम है वो कौन से आवर्त में है, तीसरे आवर्त में। और प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो सोडियम है ये ब्लॉक होता है। तो इस वाले ब्लॉक को, जो पहली 2 लाइनें है, ये पहली जो 2 लाइनें है, समूह 1 और समूह 2, ग्रुप 1 और ग्रुप, पहली 2 लाइनें, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। पहली 2 लाइनों को हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं। तो दोस्तों सोडियम के लिए अभी आपको केवल ये 3 ही चीजें बतानी है। सोडियम के लिए ये 3 ही चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है? आज की क्लास बहुत ही शानदार रही है, और अगर इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखोगे तो आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज हमने पूरा सोडियम के ऊपर जिक्र किया है कि सोडियम से परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सोडियम का प्रतीक पूछा जा सकता है, क्योंकि
इसका प्रतीक थोड़ा सा लैटिन भाषा पे चलता है। परमाणु क्रमांक पूछ सकता है, प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, द्रव्यमान संख्या पूछ सकता है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा सकता है, वो आपसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, संयोजकता पूछ सकता है, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछी जा सकती है। ये कम विद्यार्थियों को पता होता है कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछी जा सकती है। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछी जा सकती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आवर्त सारणी में स्थिति। दोस्तों सोडियम आवर्त सारणी में कहां अपर स्टेबल है वो बात मैंने आपको बताई है। तो सोडियम जो है आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में आता है, आवर्त नंबर 3 में जाता है और ब्लॉक नंबर एस में आता है। इस तरह से आपको सोडियम के और भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करनी है। तो आज की क्लास को आपको एक बार नहीं 2 बार देखना है दोस्तों। बहुत अच्छी क्लास हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास के साथ में। थैंक यू दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आज की क्लास को कम से कम 2 बार देखना है, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास से ही समझ लीजिए आगे की पूरी केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं परसों के दिन। धन्यवाद।